Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम preamble को discuss करेंगे. This is chapter 3 and we are continuing with our series of Indian polity by M. Lakshmikant. Hope you are enjoying the lectures. If you are, please like, share, subscribe our channel and also recommend these channels to your fellow aspirants as well. And you can also log on to our website www.thelaymanway.com for more such free lectures and challenges. So and also if you think we are doing good work, please rate and review us on Google. Thank you so much. तो चलिए ये लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम प्रियम्बल को एकदम बेसिक से समझेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या महत्व है, राइट. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे एंड सी कि प्रियम्बल क्या बोलता है. तो सबसे पहले तो हम प्रियम्बल का टेक्स्ट ही देख लेते हैं कि प्रियम्बल बोलता क्या है बेसिकली, है ना. उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है. तो प्रियम्बल जो इंडिया का है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So ये प्रियम्बल का टेक्स्ट है, ठीक है. इसको समझने से पहले इसमें जो लिखा हुआ है इतना कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसको समझने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रियम्बल एज अ वर्ड मतलब क्या है ना. प्रियम्बल एज अ वर्ड मतलब क्या है. तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है अपने लेक्चर्स में कि कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी वर्ड हो नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई टू ब्रेक दैट वर्ड, उसको तोड़ने का कोशिश करो और ये कोशिश करो उस टूटे हुए वर्ड से उसका मतलब निकालने का कोशिश करो. लेट्स से आप बहुत बेसिक हो, आपने आज तक कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोल के नहीं देखा है, आपको नहीं पता है प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा कि प्रियम्बल क्या हो सकता है. ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा. प्रीलिम्स में जनरली ऐसा कभी क्वेश्चन आया जो आपने कभी देखा ना है ना सुना है कभी, उसको भी आप कैसे कर सकते हो. ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है. वर्ड्स को तोड़ने का कोशिश करो, उसका मीनिंग समझने का कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है या इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है. तो प्रियम्बल को मैं एक तो वर्ड में तोड़ सकता हूँ, दैट इज़ प्री, है ना. दूसरा रैम्बल करके मैं इसको तोड़ सकता हूँ, है ना, कुछ ऐसा प्री रैम्बल, है ना, प्रियम्बल करके आ जाएगा, प्री रैम्बल, ठीक है. इसको तोड़ सकता हूँ. प्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्री. आप यूपीएससी में प्री देते हो, प्री का मतलब क्या होता है, पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट, है ना, दैट इज प्री. प्रीलिम्स यही तो होता है प्री. तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, है ना, जो सबसे पहले आएगा. रैम्बल का एक्चुअली में मतलब होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू वॉक, वॉक फॉर प्लेजर, मतलब वॉकिंग, जनरली वॉकिंग. इसको अगर मैं जोड़ दूं, इसका मतलब है टू वॉक बिफोर, है ना, पहले चलना. फर्स्ट पार्ट मतलब बिफोर, प्री मतलब बिफोर, है ना, बिफोर ही हो गया कुल मिला के, है ना. इंटरव्यू से पहले या मेन से पहले प्रीलिम्स होता है तो बिफोर होता है ना, तभी बोलते हैं प्री. ऐसे ही कोई वर्ड में हम कुछ चीज़ पहले जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, मतलब आप वर्ड के पहले जोड़ रहे हो, है ना. रैम्बल का मतलब होता है वॉकिंग, प्री का मतलब होता है बिफोर, तो वॉकिंग बिफोर, ठीक है, वॉकिंग बिफोर, टू वॉक बिफोर. अब एक्चुअली में इस वर्ड को यूज़ कहाँ किया जाता है प्रियम्बल को, जैसे कोई स्पीच है, कोई डॉक्यूमेंट है ना, बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, उसके पहले मान लो कोई एक स्पीकर आता है, वो उसका प्रीफेस पढ़ देता है, मतलब एक वॉक थ्रू कर देता है कि आगे आने वाले जो पेजेस हैं उसमें क्या आने वाला है आगे, है ना, उसको बोलते हैं प्रियम्बल. प्रियम्बल मतलब जैसे आप मान लो आप खाना खाने के पहले आपकी आदत है कि आप वॉक करते हो, है ना, तो आप प्रीरैम्बल कर रहे हो. प्रीरैम्बल मतलब आप पहले वॉक कर रहे हो खाना खाने से पहले, यू आर वॉकिंग बिफोर. तो ऐसे ही किसी टेक्स्ट को अगर मैं वॉक बिफोर करूं, वॉक बिफोर का मतलब ये है कि मेरे पास इतना बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे पास इतना बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मैं वॉक बिफोर कर रहा हूँ, मतलब उसकी एक टाइप से समरी पढ़ दे रहा हूँ या फिर एक प्रीफेस पढ़ दे रहा हूँ. ऐसे बुक खोलोगे तो बुक के पहले एक प्रीफेस होता है ना, जिसमें ऑथर लिखते हैं कि इस बुक में क्या है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बुक से,
उसी को बोलते हैं प्रीएम्बल, है ना। समझ में आया। एक्चुअली ये एक वर्ड से बना है प्रीएम्बुलस करके, जिसका मतलब ही यही होता है वॉकिंग बिफोर। इसका मतलब ही होता है वॉकिंग बिफोर, मतलब किसी स्पीच या डॉक्यूमेंट के जो पहले पेज होता है, पहला जो एक प्रीफेस होता है, उसको पढ़ देते हैं जब वॉक बिफोर कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट के पहले, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या मतलब होगा, प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट है ना। तो प्रीएम्बल क्या शो करता है, ये इतने टेक्स्ट में क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, नहीं आ सकता, बट ये एक प्रीफेस है। ये हमको ये बताता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, क्या उसका फ्यूचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। अगर वो अमेंड हो रहा है तो क्या अमेंडमेंट्स आ सकते हैं आगे, है ना। किस लाइन को देख के ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो कि एक आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, एक सोल है, एक प्रीफेस है ना, एक हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, कि आगे आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें हैं, किस पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड है। दैट इज़ व्हाट प्रीएम्बल शोज अस। आई गेस ये मीनिंग क्लियर है कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है ना। तभी ये प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पेज पर आता है ना। प्रीएम्बल सबसे पहले पेज पर आता है, और प्रीएम्बल तब जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। क्योंकि आप किसी की प्रीफेस तभी लिखोगे ना जब आप पूरी बुक लिख दे रहे हो, तभी तो आप बताओगे कि आगे आने वाले पूरी बुक में है क्या चीज़, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी आप प्रीएम्बल लिखोगे। तो प्रीएम्बल तभी बनाया गया जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, उसके बाद ये ऐड किया गया प्रीएम्बल इसमें, है ना, ताकि ये बताया जा सके कि एक्चुअली में प्रीफेस है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्चुअली से आप कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। करेक्ट है, ठीक है। अब आपको मतलब समझ में आ गया कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, तो अब आ जाते हैं इसके टेक्स्ट पर कि इसके टेक्स्ट का एक्चुअली में मतलब है क्या। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली क्या लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली तो वर्ड यही है ना। अच्छा, इससे पहले कुछ बेसिक है प्रीएम्बल के बारे में कि प्रीएम्बल सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया था, अमेरिका ने, है ना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू इंक्लूड दिस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं से हमने भी देखा कि भाई अच्छा अमेरिका ने किया है, हम भी अब करेंगे, है ना। ठीक है। तो इट इज़ द प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट कंटेन्स द समरी या फिर एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे ऑफ कोर्स, है ना। ठीक है। अब इसमें पहला वर्ड क्या आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहला ही देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो चीज़ अथॉरिटी देती है, दैट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। हम देते हैं अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो सोर्स जो है अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। ये पहली लाइन ये शो करती है कि जो सोर्स है अथॉरिटी का, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पावर कहाँ से आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, दैट इज कहाँ से पावर आ रही है, पीपल ऑफ इंडिया से। अल्टीमेट पावर किसके पास है, इंडिया के लोगों के पास। पीपल हैव द पावर। ठीक है। सोर्स जो है, अथॉरिटी का जो सोर्स है, पावर का जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बताता है हमको, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये जो 5 वर्ड है, sovereign socialist secular democratic और republic, अलग अलग वर्ड है, 1 2 3 4 5। ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमको शो कर रहे हैं कि इंडिया एज अ स्टेट, उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब हम सोवरेन हैं, है ना, हमारा नेशन सोवरेन है, हम सोशलिस्ट हैं, है ना, हम सेक्युलर हैं, हमारे में सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, हम डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे यहाँ, है ना, और हम रिपब्लिकन पॉलिटी को फॉलो करते हैं। ये एक एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी ये समझो कि ये जो लाइन है, ये जो 5 वर्ड हैं, ये क्या शो कर रहे हैं हमको, ये शो कर रहे हैं कि इंडिया का जो स्टेट है, जो नेचर है इंडिया का, पॉलिटी जो है इंडिया की, वो कैसी है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये 4 स्टेटमेंट्स पे, दैट इज टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। पहला है जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। एक एक करके डिस्कस करेंगे, आराम से, टेंशन मत लेना। दूसरा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तीसरा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। और चौथा है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये चीज़ क्या है, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है, ये इंश्योर करना, जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी इंश्योर करना, इक्वालिटी इंश्योर करना और फ्रेटर्निटी इंश्योर करना, ये ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आखिरी लाइन क्या बोल रही है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डेट ऑफ 26th डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया है ना, अडॉप्ट किया है, इनैक्ट किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 26 नवंबर क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम रिपब्लिक डे तो मनाते हैं 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को मनाते हैं, तो बेटा एनफोर्समेंट में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, एनफोर्समेंट में आया 26 जनवरी 1950 को आया था एनफोर्समेंट में। इसीलिए इसका एक सिग्निफिकेंस है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, और ये भी 26 जनवरी क्यों चुना गया है ना, ये भी एक सिग्निफिकेंट डेट है जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, जब स्वराज का डिक्लेरेशन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, 1930 में। उन्हें बोला था कि हम इस दिन क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, है ना। तो इस दिन बेसिकली माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली एनफोर्स हुआ। अडॉप्ट हमने कब कर लिया था, अडॉप्ट हमने कर लिया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम करते हैं एक एक करके बात कीवर्ड्स के बारे में, कि इसके कीवर्ड्स क्या क्या है ना। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, पहला क्या था, सोवरेन। सोवरेन वर्ड था, इसको हम डिस्कस करते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन, है ना। सोवरेन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है कि अल्टीमेट पावर जो है ना, क्या अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब अल्टीमेट पावर इंडिया की, इंडिया के अफेयर्स को कंट्रोल करने की, इंडिया क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंडिया के पास ही है। इंडिया के बिहाफ में कोई और डिसीजन कभी नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। सोवरेन मतलब मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास इंडिपेंडेंस है, मेरे पास अल्टीमेट पावर है अपने अफेयर्स को रेगुलेट करने की, मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, मैं अपने अफेयर्स को खुद कंडक्ट कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे कंट्री के अंदर के अफेयर्स हों, चाहे वो मेरे रिलेशंस किसी बाहर की कंट्री से हों, मैं उसको खुद कंट्रोल करूँगा। कोई मेरे को तीसरा बंदा आके नहीं बताएगा, कोई मेरे को तीसरा नेशन आके नहीं बताएगा कि मेरे को ये करना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मतलब होता है सोवरेनिटी का। ठीक है, मैं किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता हूँ, मैं अपनी कोई भी टेरिटरी को किसी भी दूसरे नेशन को दे सकता हूँ, ये सोली डिसीजन किसका है, मेरा है, इंडिया का डिसीजन है ये, कि वो किसी को फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करे, है ना, या फिर अपनी टेरिटरी किसी को दे दे। मान लो वॉर होता है, इंडिया ने किसी की टेरिटरी को एक्वायर कर दिया, तो कोई तीसरा नेशन आके मेरे को नहीं बताएगा कि भाई तुमको ये नहीं एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो, आप अपने घर बैठो, हम एक सोवरेन नेशन है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, दैट इज आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, आई टेक माई ओन डिसीजन, सिंपल है। ठीक है, अब इंडिया जब आज़ाद हुआ, है ना, इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशन जो है, कॉमनवेल्थ नेशन जो हैं उसकी मेंबरशिप को रेटिफाई किया। अब ये कॉमनवेल्थ नेशंस में कौन कंट्रीज़ होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन में वो कंट्रीज़ होते हैं जो पहले ब्रिटिश के कॉलोनीज़ हुआ करते थे। इंडिया भी ब्रिटिश का कॉलोनी था, है ना, तो इंडिया भी इसका पार्ट बन गया, है ना। अब इसका हेड कौन है, ब्रिटेन ही है ना, इसका हेड ब्रिटेन है। तो इंडिया इसका मेंबर बना, इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया कि कॉमनवेल्थ नेशन का हेड जो है वो ब्रिटेन है, बट ये चीज़ इंडिया के सोवरेनिटी पे कोई भी आँच नहीं डालती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सोवरेन कंट्री नहीं है, इंडिया को ब्रिटेन नहीं बताएगा क्या करना है, इंडिया अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट से इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस वो एक पार्ट है, एक जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। मान लो आप कोई रिलीजियस प्लेस से जुड़े हो, तो आप रिलीजियस प्लेस से जुड़े हो, आपको कोई वहाँ का बंदा आके नहीं बताएगा आपको क्या करना है ना। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही लोगे, है ना। ऐसे ही इंडिया यूएनओ का भी मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का भी मेंबर है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता इंडिया की कोई सोवरेनिटी पे, है ना। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है बस, है ना, पार्ट लेता है उसकी प्रोसीडिंग्स में, बट वहाँ मेंबर होने से उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी पावर में, समझ में आ गया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आई गेस सोवरेन वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या है सोवरेन वर्ड का मतलब। अब आ जाते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट, है ना।
सोशलिस्ट, सो सोशलिस्ट वर्ड आप सुनते रहते होगे, है ना। इन हिस्ट्री पढ़ते होगे तो आपने पढ़ा होगा कि अवधि सेशन में हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट किया था, है ना। ये भी पढ़ा होगा आपने, आई एम श्योर, वेरी श्योर आपने पढ़ा होगा, है ना। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है ना। सोशलिज्म का वैसे तो मतलब अलग होता है, बट इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या मतलब होता है, हमने अपने टेलीग्राम क्वेश्चन पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी इसके क्वेश्चंस डाले हुए हैं सोशलिज्म के, है ना, एमसीक्यू बना के, उसको अटेम्प्ट करिएगा जरूर, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, है ना। सोशलिज्म का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। तो देखो, दो टाइप के सोशलिज्म है, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, और दूसरा है स्टेट सोशलिज्म या फिर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अगर कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है या स्टेट सोशलिज्म, तो उसको पता होगा मार्क्सिज्म, इसको बोलते हैं मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, है ना। तो उन्होंने, कार्ल मार्क्स एक सोशियोलॉजिस्ट थे, है ना, उनके कंसेप्ट से ही आया है ना। अब स्टेट सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता क्या है, उसमें हम ये बोलते हैं कि इनका मानना ये था, इन्होंने बोला कि भाई आप क्या करो, आप जो सारे प्राइवेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसको अबॉलिश करो। अबॉलिश करो मतलब ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। गवर्नमेंट अपने हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी आप हटाओ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप, जो भी कंट्रोल है वो सारा किसके पास होना चाहिए, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, है ना। लोग, मतलब ऐसा माना है कि लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मतलब लोगों के पास होना चाहिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, है ना। ये है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करो, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको नेशनलाइज करो, है ना। दिस इज कॉल्ड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। और दूसरा वही है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो इंडिया में है। इंडिया में क्या है कंसेप्ट, कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश नहीं करते, है ना। हम क्या करते हैं, हम साथ में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट भी कंपनीज है, और साथ में प्राइवेट कंपनीज भी हैं, है ना। आप देखते हो कि भाई पीएसयूज इतनी सारी हैं, है ना, तेल सेक्टर में इतनी सारी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं बहुत सारी, है ना, हर चीज़ में है ना। अभी जैसे मान लो स्पेस में है, स्पेस में इसरो है ना, इसरो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, है ना, प्राइवेट प्लेयर्स भी स्पेस सेक्टर में इमर्ज कर रहे हैं, तो को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ हमारा हमारा ही हक है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही हक है इस सेक्टर में ऑपरेट करने का, ये नहीं है। दोनों एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट करता है कुल मिला के, सिंपल सी बात है ना। तो सोशलिज्म का आइडिया, सोशलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल आइडिया है दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट पीपल आर इक्वल एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। बराबर बराबर डिवीजन होना चाहिए। अगर देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, सरकार के पास है कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी प्राइवेट के पास है, तो इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। इंडिया में ऐसा ही है ना। ये अमीर बहुत हैं, मतलब अमीर, सॉरी, बहुत हैं बोल रहा हूँ, अमीरों के पास बहुत पैसा है ना, अमीर हैं, गरीब भी हैं, है ना, तो दोनों हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबको बराबर बराबर डिवाइड करो आप, सिंपल, है ना। इंडिया में ऐसा नहीं है, यही है, यही बेसिक डेफिनेशन है सोशलिज्म की, भाई इक्वली डिवाइड करो रिसोर्सेज को, कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। मान लो मेरे पास फैक्ट्री है, तो वो मेरी फैक्ट्री है, किसी और की फैक्ट्री थोड़ी है ना, कम्युनिटी थोड़ी ओन कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्युनिटी ओनरशिप का अच्छा एग्जाम्पल है ना। हम पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सबके पास ओनरशिप होती है ना। तो उस टाइप की ओनरशिप करने की ये सोशलिज्म बात करता है ना। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी ओनरशिप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कम्युनिस्टिक या फिर स्टेट सोशलिज्म में यही बात होता है कि कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब आप सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दो, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी नेशनलाइज कर दो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करो, है ना। दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म, वेस्टर्न कंसेप्ट। इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, है ना। समझ में आ गया। तो ये है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इंडिया में क्या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट का भी एक इसका जजमेंट है, उन्होंने बोला कि भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है, कि हम इंडिया से पॉवर्टी को हटाएंगे, डिसीज़ को हटाएंगे, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हटाएंगे, ये मकसद है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाने का, ठीक है, ताकि अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर हो, ठीक है। तो इंडिया में जो सोशलिज्म है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म मतलब स्टेट सोशलिज्म, और गांधीज्म सोशलिज्म, ठीक है, हेविली इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। समझ में आ गया। तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म वही है जो मैंने बताया, भाई क्लास को एबॉलिश करो, है ना,
क्लास कोई नहीं होनी चाहिए, एंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये इवॉल्व कैसे हुआ, है ना। पहले फ्यूडल रिलेशनशिप था, है ना, उसके बाद किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो वो ओनर बन गया, फिर वो नीचे वाले को काम पे रखने लगा, है ना। इस टाइप से एबॉलिशन हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्कर्स बहुत परेशान हो गए, वर्कर्स ने फिर ये किया, क्या कॉन्फ्लिक्ट किया, है ना। तो फिर ये रिवॉल्यूशन आता रहता है, धीरे धीरे एक एक फेज़ में रिवॉल्यूशन आता रहता है। तो उन्होंने बोला कि एंड ऐसा ही होगा कि भाई सबके पास कम्युनिटी ओनरशिप होगी, वर्कर्स कंट्रोल करेंगे चीज़ें, मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाएगा, कम्युनिटी ओनरशिप होगी, ये उन्होंने बोला, है ना। गांधी जी ने क्या बोला, भाई बैलेंस मेंटेन करो दोनों के बीच में, है ना, बैलेंस मेंटेन करो, है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, है ना, समझ में आ गया। तो इट डज नॉट रेफर टू द नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज बट द, ये गांधी जी ने बोला, जो गांधीयन सोशलिज्म है, बट द फेथ इन गॉड, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड इक्वालिटी, ये है गांधीयन सोशलिज्म, कि नॉन वायलेंस में बिलीव करो, भगवान में विश्वास करो, है ना, और इक्वालिटी को मेंटेन करो, सिंपल, है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नॉन पोजेशन एंड ट्रस्टीशिप, है ना। उन्होंने बोला कि भाई जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, जो विलेजेस हैं, है ना, वहाँ पे आप उनको स्ट्रेंथन करो, है ना, उनको आप ओनरशिप दो, उनको उद्धान करो उनका, ठीक है। और जिनके पास प्रॉपर्टी है ना, वो बेसिकली दान करें। अब दान भावना की चीज़ होनी चाहिए, है ना। पोजेस मत करो, है ना, नॉन पोजेशन एंड ट्रस्टीशिप, ठीक है। ट्रस्टीशिप का क्या मतलब होता है, जितने भी इकोनॉमिकली पावरफुल पीपल हैं वो अपनी पावर को वॉलंटरी सरेंडर करें। मतलब मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, वही होता है नॉन पोजेशन, वही होता है। मतलब ट्रस्टीशिप और नॉन पोजेशन का दोनों का मीनिंग यही है कि भाई मेरे पास मान लो बहुत सारी ज़मीन पड़ी है ना, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे को दिख रहा है सामने कोई एक गरीब है जिसके पास, बेचारे के पास रहने की ज़मीन नहीं है, तो मैं उसको अपना कुछ पार्ट दे दूँ, है ना। मैं इकोनॉमिकली पावरफुल हूँ, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसके लिए वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ये बोला गांधी जी ने, ठीक है। नॉन पोजेशन एंड ट्रस्टीशिप, ठीक है, समझ में आ रहा है। इकोनॉमिकली पावरफुल जो पीपल हैं वो अपनी पावर वॉलंटरी सरेंडर करें, वॉलंटरी सरेंडर करें मतलब सरकार उनको दबाव ना डाले, खुद से करें, खुद से अंदर से आए, खुद से ट्रुथ बोलते हैं ना, वो सत्याग्रह वाला पार्ट, सत्य के राह पर चलो, वो यही गांधी जी का सत्य का राह है कि भाई आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आप दूसरों की मदद करो, है ना, समझ में आ रहा है। तो मार्क्सिज्म और गांधीइज्म में डिफरेंस समझ में आया। मार्क्सिज्म सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है। मार्क्स वाले मार्क्सिस्ट जो सोशलिज्म है, उन्होंने ये बोला कि भाई आप हटा ही दो एबॉलिशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, सब चीज़ सरकार के पास होगी, सब चीज़ गवर्नमेंट के पास होगी, कम्युनिटी ओनरशिप होगी। ये क्या है, ये फोर्स करना है। गांधी जी ने ये नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला आप फोर्स करो किसी के ऊपर, आप उन्होंने नहीं बोला कि आप एबॉलिशन कर लो प्राइवेट प्रॉपर्टी का। उन्होंने बोला कि आप जो जिनके पास है बहुत प्रॉपर्टी, रहने दो, उनको वॉलंटरी सरेंडर करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप इस लिंक से पढ़ सकते हो, है ना। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप आराम से जाके योर आर्टिकल लाइब्रेरी का आर्टिकल है, आप आराम से पढ़ सकते हो कि महात्मा गांधी के क्या व्यूज़ थे सोशलिज्म पे, ठीक है। और जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले, उसने क्या किया, उसने डाइल्यूट किया सोशलिज्म को। क्यों डाइल्यूट किया, क्योंकि सोशलिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करना है ना। अब हमने बाहर से चीज़ों को अलाउ कर दिया, मतलब बाहर से जो प्राइवेट एमएनसीज हैं वो आके इंडिया में सेटअप करने लगी, तो क्या हुआ, जो सोशलिस्ट नेचर है, सोशलिस्ट नेचर है वो क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया, ठीक है, करेक्ट। सोशलिस्ट नेचर क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया, समझ में आ गया। ये मीनिंग है सोशलिस्ट का। आई होप क्लैरिटी आई होगी चीज़ों में, है ना, सोशलिज्म में क्लैरिटी आई होगी। अब आते हैं अगले वर्ड पे, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है ना। सेक्युलर मतलब जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में उनको बराबरी का ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है हम किसी को ज़्यादा अच्छे प्रिविलेजेस दे रहे हैं, है ना, किसी एक रिलीजन को बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे रिलीजन्स को बराबर ट्रीट किया जाता है, पॉजिटिवली ट्रीट किया जाता है, सबको इक्वल स्टेटस मिला हुआ है, इक्वल सपोर्ट मिलता है स्टेट से, है ना। मान लो अगर सिख्स को रैली ऑर्गेनाइज करनी है तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और अगर मुस्लिम्स को ऑर्गेनाइज करनी तो उनको भी वही सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई हिंदू रिलीजन है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई मुस्लिम रिलीजन है तो उसको कम दे रहे हैं, सबको बराबर सपोर्ट मिलेगा, बराबर स्टेटस मिलेगा। ये है डेफिनेशन मतलब ये है कंसेप्ट सेक्युलरिज्म का। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोविजंस हैं, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है नहीं तब तक आप उसको इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 25 से लेकर 30 तक सारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आर्टिकल्स हैं, है ना। 14वां आर्टिकल है कि भाई इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी मतलब हर रिलीजन को बराबर इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15
किसी भी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे रिलीजन के बेसिस पे, है ना। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि बेसिकली हर जो रिलीजन है उसके एक सेट लॉज होंगे जो वो फॉलो करेंगे, हर रिलीजन वही लॉज को फॉलो करेगा। अभी क्या है, पर्सनल लॉज अलग हैं, मुस्लिम रिलीजन के मुस्लिम पर्सनल लॉज अलग हैं, हिंदू के अलग हैं, हिंदू रिलीजन के अलग हैं, तो ये अलग अलग नहीं रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब ये जो सेक्युलरिज्म है ना, ये पॉलिटिकल और सोशल ये सेक्युलरिज्म जो चीज़ है, ये सेक्युलर नेचर जो है इंडियन स्टेट का, वो उसको इंश्योर करने वाले प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, ठीक है, उसको इंश्योर करने वाले प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। जितने भी प्रोविजंस हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएस में भी अगर कोई है पार्ट तो वो आपको याद रखना है स्पेसिफिक, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक वर्ड पे। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भाई लोगों के पास पावर है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, मतलब लोगों के पास पावर है, हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन रूल करेगा या फिर हम खुद ही को रूल करेंगे, सिंपल, है ना। पीपल हैव द अथॉरिटी, पीपल हैव द पावर, है ना। अब डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इंश्योर कर सकते हैं भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पीरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए, है ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, है ना, ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पता है ये बेसिक है बहुत, है ना। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पीरियोडिक इलेक्शन होनी चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए सबके ऊपर, है ना, सब बराबरी से इलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये सब फीचर्स अगर इंश्योर्ड होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई सेटअप जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो है वो भी दो टाइप की होती है ना। अच्छा, इससे पहले ये डिस्कस करें कि हम डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है ना। हम ये डिस्कस करते हैं कि ये किस पे बेस्ड है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ दिस, डॉक्ट्राइन ऑफ दैट, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या मतलब है इसका, कुछ मतलब नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी है, मान लो ये वर्ड आ गया, ये लाइन आ गई, डॉक्ट्राइन ऑफ ऐसा कुछ हैवी सा स्टेटमेंट आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी, है ना, ये मतलब है। अब भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या मतलब है, ये सब क्या लिख दिया है ऑप्शन में, अरे कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़ो, काम होके पढ़ो। डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ये है, इस पे बेस्ड है बोल रहा है ना। इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल मतलब है, सोवरेनिटी का भी मतलब समझाया क्या है, फ्रीडम, मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, अल्टीमेट पावर मेरे पास है। पॉपुलर मतलब लोगों को रेफर किया गया है कि लोगों के पास अल्टीमेट पावर है, फाइनल पावर किसके पास है, लोगों के पास है, हम ही रूल करेंगे अपने आप को, हम ही डिसाइड करेंगे कौन हमको रूल करेगा, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, कोई हाई फाई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, जो अभी समझाया वही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मैं बता रहा था दो टाइप की होती है, क्या, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में दोनों इंश्योर होते हैं, पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी दोनों इंश्योर होते हैं। पॉलिटिकल मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, है ना, सबको बराबरी का हक है, मतलब हर कोई इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है ना। सोशल में सबके पास बराबर राइट हैं। पॉलिटिकल में मतलब हर कोई रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, पीरियोडिक इलेक्शन हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल हो गया। सोशल मतलब हर सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है ना, सबको इक्वालिटी है वोट करने की, सब बराबर ट्रीट करेंगे, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दैट इज सोशल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिया है कि ये बस अलग अलग लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सोशल है वही फीचर सारे, है ना। तो डेमोक्रेसी हम बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। अब क्या इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं कंफ्यूज होंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी, अभी मैंने बताया डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पावर लोगों के पास है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर डायरेक्टली लोग पावर जो है वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, डायरेक्टली जो पावर है किसके किसके हाथ में है, लोगों के पास, मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली एक्सरसाइजिंग द पावर, है ना, कोई लॉ बनाना है, लोग बना रहे हैं लॉ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट किया है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया है, वो लॉ बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में जो है वो क्या है, इंडिया में इट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जो डेमोक्रेसी है मतलब लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली लॉ बनाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आ गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी दो पार्ट होते हैं,
दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया में है, पार्लियामेंट है इंडिया में, और एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिया में जो है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने ब्रिटेन सेटअप से लिया है ना, या फिर हाँ ब्रिटेन सेटअप से हमने इसको लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसी पे, तो उनके बारे में तो हम बात करेंगे। थोड़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो पावर एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली। ये कंट्रीज जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर। तो उसके कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जैसे लोग अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला है रेफरेंडम, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है रिकॉल, और चौथा है पेब्लिसाइड। आई गेस ये चारों वर्ड आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। भाई रेफरेंडम करा दिया इधर, है ना, पेब्लिसाइड हो गया इधर, देखो अब धीरे धीरे समझाता हूँ क्या है। वैसे इतना ज़्यादा आएगा नहीं प्रीलिम्स के लिए, बट स्टिल रिकॉल का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो हमने किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठाया, हमने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को बैठाया क्या करने के लिए, हमारे लिए डिसीजंस लेने के लिए या लॉ बनाने के लिए। अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मैं इसको रिकॉल कर सकता हूँ। रिकॉल मतलब, कॉल मतलब क्या होता है, किसी को कॉल लगाना, है ना, किसी को कॉल लगाना। रिकॉल मतलब कॉल को वापस ले लेना, दैट इज़ रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस बुला लेना। नाम में देखो ना क्या है, री कॉल, कॉल मतलब बुलाना, री मतलब वापस बुला लेना। तो रिकॉल मतलब वापस बुला लेना, जो जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसको हम वापस बुला लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल, है ना। तो हमने अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया था हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो उसको वापस बुला लेंगे क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव मतलब वैसे नॉर्मल वर्ड क्या होता है इनिशिएटिव का, खुद से कोई बोलते हैं ना, आप खुद से इनिशिएटिव लो, खुद से इनिशिएटिव लो मतलब खुद से प्रपोज करो कोई चीज़, है ना, हम नहीं बताएंगे, तुम खुद से प्रपोज करो कोई चीज़, तो वही होता है इनिशिएटिव। जब लोग डेमोक्रेसी में लॉग बोल दिया जब पीपल जो हैं, जब लोग हैं वो खुद से क्या करते हैं, वो खुद से बताते हैं कि भाई हमको ये लॉ चाहिए, हम ये लॉ प्रपोज कर रहे हैं, आप ये लॉ इंप्लीमेंट करिए, दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव, ठीक है। पेब्लिसाइड और रेफरेंडम मोर और लेस तब होता है जब ये हो रहा होता है, क्या बोलते हैं, जब जैसे कोई स्टेट है मान लो, है ना, कोई जैसे जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ को इंडिया में जब इंक्लूड करना था, है ना, तो वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया। मतलब लोगों से पूछा गया कि आप बताओ कि आप कहाँ आना चाहते हो, इंडिया में आना चाहते हो कि वहाँ आना चाहते हो। पेब्लिसाइड रेफरेंडम दोनों लगभग सिमिलर ही है, सिमिलर पार्ट पे ही है। लोगों से पूछा जाता है ना, लॉ के रिस्पेक्ट में पेब्लिसाइड हो जाता है कि मतलब लोगों से पूछा जाता है ये लॉ ठीक है कि नहीं, है ना। फिर रेफरेंडम में लोगों से ये पूछा जाता है आपको इस पार्ट में आना है कि आपको उस पार्ट में आना है ना। तो बेसिकली हम लोगों से पूछते हैं, है ना, लोग डिसीजन लेते हैं अपने लिए कि मेरे को इंडिया में आना है कि नहीं आना है। गवर्नमेंट नहीं बोलती कि हाँ आप जूनागढ़ पार्ट हो गया इंडिया का, अब तो आप इंडिया के सिटीजन हो, ये बात नहीं है ना। लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप जो है, आप बताओ कि आप कहाँ आना चाहते हो, क्योंकि लोगों को पावर दे दी गई, ठीक है। दिस इज मोर और लेस रेफरेंडम प्लेबिसाइड, ठीक है। एक बार जाके अच्छे से पढ़ लेना इसको, है ना, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया क्या होता है ये, ठीक है। अब जो सोशल डेमोक्रेसी है, जो सोशल पार्ट है, इट रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है किसमें, जब हम पढ़ रहे थे ये क्या बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो तब ये ज़्यादा समझ में आएगा कि सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। सोशल डेमोक्रेसी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को इंश्योर करता है, जो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है बेसिकली, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान इतना ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। और ये ध्यान रखो कि ये तीनों चीज़ें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। अभी आगे आएगा क्या लिबर्टी, एक बार देख लेते हैं, लिबर्टी आए तो फिर मैं आपको बताऊं कि लिबर्टी क्या है। लिबर्टी आगे आएगा वैसे, जस्टिस के बाद लिबर्टी आएगा वैसे, बट लिबर्टी हम ऐसा करते हैं, लिबर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी मतलब होता है कि कोई भी चीज़, मतलब कोई भी इंसान अपने आप को फुली डेवलप कर पाए, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। रेस्ट्रिक्शन वैसा नहीं कि आपके पास अल्टीमेट फ्रीडम है कुछ भी करने की, मतलब आपके पास इतना रेस्ट्रिक्शन ना हो कि आप अपने आप को, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपने आप को डेवलप कर पाओ अच्छे से, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। लिबर्टी का लोग गलत मतलब ले लेते हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, क्योंकि लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। अरे एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स है, आपके ऊपर उतना रिस्ट्रेंट नहीं है कि उतना ही नहीं है जिस टूल से आप अपने आप को फुली डेवलप कर पाओ, मतलब इतना हमने लिमिट है। कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग, फंडामेंटल राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन हर जगह है ना।
तो ये भूल जाना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन होगा जिसमें कहीं आपके ऊपर एब्सोल्यूट राइट है, रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। रेस्ट्रिक्शन हर चीज़ में है, लिबर्टी में भी रेस्ट्रिक्शन है। उतना ही लिबर्टी है आपके पास जितना आप उसको यूटिलाइज कर सको अपने आप को फुली डेवलप करने के लिए, ठीक है। आपको किसी कॉलेज में पढ़ना है तो आप कॉलेज में जा सकते हो, है ना, उतना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो लिबर्टी के नाम पे, है ना। मैं आपके घर में घुस गया लिबर्टी के नाम पे, मेरे पास तो लिबर्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। मैंने आपको चाकू मार दिया, मेरे पास तो लिबर्टी है, फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता हूँ। ये मतलब नहीं है लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब है उतना फ्रीडम है आपके पास जिससे आप अपने आप को फुली डेवलप कर सको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। इक्वालिटी तो आपको पता है, इक्वालिटी मतलब बराबरी से ट्रीट करना, सबको बराबर ट्रीट करना, दैट इज इक्वालिटी। फ्रैटर्निटी का क्या मतलब है? फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, भाईचारे की भावना होना, है ना। जैसे मान लो आप किसी दूसरी कास्ट के हो, कोई और आपका फ्रेंड है वो दूसरी कास्ट का है, बट आप भाईचारा बना के चल रहे हो, इससे क्या होता है, एक यूनिटी आती है ना, एक यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रैटर्निटी। मतलब भाईचारा, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, भाईचारा मेंटेन करना। ये तीनों सेटअप जो हैं, ये तीनों सेटअप सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, और ये तीनों सेटअप साथ में होने चाहिए। साथ में मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास लिबर्टी है पर इक्वालिटी नहीं है ना। उससे क्या होगा, मान लो आपके पास आपको लिबर्टी है ना, बट इक्वालिटी नहीं है, इससे क्या होगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा। मान लो आपके घर में सिबलिंग्स है, मान लो आप हो, है ना, आपकी बहन भी है, ठीक है। यू आर सिबलिंग्स, आपस में आप भाई बहन हो, है ना। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास लिबर्टी है पर इक्वालिटी नहीं है। मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको लिबर्टी दे रखी है, आप जो मन चाहे आप करो, ठीक है, बट बराबरी से हम ट्रीट नहीं करेंगे दोनों को, ठीक है। मान लो, लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो लिबर्टी दी हुई है, मान लो ये जो लड़का है ये घर से बाहर गया, पार्टी करता रहा ऑल नाइट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, जो ऑल नाइट पार्टी होती है उसको कुछ बोलते हैं, है ना। तो नाइट आउट, सॉरी, नाइट आउट करने चला गया, ठीक है। और ये भी चली गई फिर नाइट आउट करने, इनके पास भी लिबर्टी थी, है ना, नाइट आउट करने, ये भी चली गई, लिबर्टी है नाइट आउट करने की, चले गए नाइट आउट करने, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो वापस आए तो जो लेट्स से मम्मी है या पापा हैं, उन्होंने बेटी को मार लगाया, बट बेटे को नहीं लगाया, है ना, क्योंकि वो लड़का है, ये लड़की है, लड़की को अलाउड नहीं है, लड़की इतना नहीं आनी चाहिए। हमने लिबर्टी दे रखी है बट आना नहीं चाहिए, आप खुद से अंदर आ जाओ 8 बजे के बाद। तो ये क्या है, ये आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। ये जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नो ऑफेंस टू एनीवन, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इसमें आपने क्या किया, आपने लिबर्टी तो दी हुई है जाने की, बट आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो दोनों को, है ना। आप पनिशमेंट दे रहे हो इनको बट इनको नहीं दे रहे हो, तो ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो इक्वालिटी है बट लिबर्टी नहीं है ना, इक्वालिटी है बट लिबर्टी नहीं है। अच्छा, पिछले वाले एग्जाम्पल में जब लिबर्टी थी, जब बट लिबर्टी थी बट इक्वालिटी नहीं थी, उससे क्या हुआ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर दोनों का एक साथ कर लेंगे, है ना। इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं है ना, इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं है। एक केस हमने डिस्कस किया जिसमें लिबर्टी थी बट इक्वालिटी नहीं थी, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था, है ना। अब इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं है, मतलब ये फिर से वही भाई बहन का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मेल हैं ये फीमेल हैं, है ना, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं दोनों को बराबरी की सजा मिलेगी अगर बाहर गए, बट लिबर्टी नहीं है, बाहर जाने की अनुमति ही नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, इससे वो बेचारे एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, मतलब वो नहीं जा पाएंगे कभी नाइट आउट पे, सिंपल सी बात है ना। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या मीनिंग हो सकता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कंसेप्ट क्लियर है लिबर्टी इक्वालिटी का, कि भाई लिबर्टी है, लिबर्टी इक्वालिटी। पहले ये देखते हैं कि लिबर्टी है मेरे पास बट इक्वालिटी नहीं है, मतलब आपने सिटीजन्स को लिबर्टी दी हुई है कुछ भी करने की, बट हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे भाई कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ जो सिटीजन हैं उनकी सुपरमेसी हो जाएगी कुछ वीक लोगों के ऊपर। तो जो स्ट्रांग लोग हैं वो तो ऊपर बढ़ जाएंगे, बट जो वीक लोग हैं वो ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो स्ट्रांग लोग हैं ये सुप्रीम हो जाएंगे, मतलब ये इनको कंट्रोल करने लगेंगे। ये होगा अगर लिबर्टी होगी, इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि जिसी के पास रिसोर्सेज हैं वो तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, सुपरमेसी ऑफ फ्यू, इससे क्या होगा, सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर अदर्स, सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर अदर्स, ये हो जाएगा इससे, अगर लिबर्टी होगी इक्वालिटी नहीं होगी। और वहीं दूसरा होगा, मान लो इक्वालिटी है बट लिबर्टी नहीं है, इक्वालिटी है बट लिबर्टी नहीं है। तो इससे क्या होगा, हम बराबर तो ट्रीट कर रहे हैं सबको बराबर ट्रीट कर रहे हैं, बट हमने लिबर्टी दी नहीं है, लिबर्टी काम करने के लिए दी नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो भी क्रिएटिविटी होगी, जो भी इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स होंगे, है ना, कोई कुछ काम कर सकता था, जैसे उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये बाहर नाइट आउट पे जा सकता था, है ना, ये इसका इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता, इनिशिएटिव मतलब ये खुद से चला जाता अगर लिबर्टी होती, बट अभी नहीं जा रहा है
क्योंकि लिबर्टी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इट विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स को बर्बाद कर देगा ये, ठीक है। इसीलिए हमको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी तीनों इंश्योर करना एक साथ ज़रूरी है, ठीक है। ये अंबेडकर ने ही बोला था कि लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी एंड इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी, नीदर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवोर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। भाईचारे की भावना भी होनी चाहिए। मान लो वो जो भाई बहन थे, है ना, उनमें भाईचारे की भावना ही ना हो तो एक दूसरे को मार काट कर देंगे ना। तो भाईचारे की भावना भी होनी चाहिए को एग्जिस्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल समझ में आया, परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो टाइप की होती है। ये लास्ट स्लाइड हम करते हैं, उसके बाद वील रैप इट अप। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की एंड रिपब्लिक। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अगला वर्ड, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक समझ में आ गया, अब आता है रिपब्लिक। तो दो टाइप की पॉलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की और एक होते हैं रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, बहुत ही सिंपल है दोनों में डिफरेंस। मोनार्की में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे ब्रिटेन, वो हेरिडेटरी पोजीशन होती है, वो सक्सेशन पे आता है, मतलब वो कोई इलेक्शन पे नहीं आता है, इलेक्ट होके नहीं आता है, इलेक्ट होके नहीं आता है, वो हेरिडेटरी पोजीशन होती है, ठीक है। मान लो जैसे ये हैं प्रिंस और किंग हैं, सॉरी प्रिंस, किंग और क्वीन है ना, किंग और क्वीन है। तो इनके जो आगे वो होते हैं ना सक्सेसर्स, इनके जो बेटा बेटी होंगे वही इस गद्दी पे फिर से आ जाएंगे, ठीक है। कोई इलेक्शन होके नहीं आ रहा है, भले ही वो क्वालिफाइड हो नहीं क्वालिफाइड हो, है ना, उतना एक्यूमेन है नहीं है, बट स्टिल वो आ जाएंगे। ये होता है मोनार्की में, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड, ये हेरिडेटरी पोजीशन होती है जैसे ब्रिटेन में है। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक में इलेक्टेड होता है, उल्टा होता है। रिपब्लिक में इलेक्टेड होता है, जैसे इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है ना। इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है, कौन है हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है हमारे हेड ऑफ द स्टेट। इनको क्या ये क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है। कमेंट करके बताओ अभी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है ना, अभी मैं नई प्रेसिडेंट बनी ना, कमेंट करके बताओ कौन है वो नई प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, है ना, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, दोनों ही केस में हम उनको रिपब्लिक ही बोलते हैं। इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए टेन्योर होता है, 5 साल का टर्म होता है ना। तो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे यूएसए हो गया, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ना। तो इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड दैट इज प्रेसिडेंट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए इनका टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। समझ में आ गया, ठीक है। अब रिपब्लिक का और मीनिंग क्या होता है, एक तो ये है कि इलेक्टेड होता है हेड, दूसरा अब इलेक्शन अगर हो रहा है ना, कोई पब्लिक ऑफिस है उसके लिए इलेक्शन हो रहा है, तो इसका ये भी मतलब है कि ये जो पब्लिक ऑफिस है ये सबके लिए ओपन है, इस पे कोई क्या है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब जो भी क्वालिफिकेशन उसके लिए सेट की गई है इस पब्लिक ऑफिस के लिए, अगर वो कोई क्वालिफिकेशन मीट करता है तो सारे लोग उसके लिए क्या है, एलिजिबल है। किसी को प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है, सिंपल सी बात है। कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है जैसे यहाँ पे थी, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है जिसको प्रायोरिटी दिया जाएगा यहाँ इस ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए। अभी जो बनी है प्रेसिडेंट हमारी, वो ट्राइबल है ना, पहली ट्राइबल वुमेन है, करेक्ट। तो आपको दिख रहा है कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं आ रही है वहाँ पे, ठीक है। हर जो भी एलिजिबल है सारे ओपन हैं, उन सारे सिटीजन्स को ये ऑफिस ओपन है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस चीज़ में नहीं होगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, कोई भी प्रिविलेज क्लास वहाँ पे नहीं है। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सारे ओपन हैं हर सिटीजन के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, इसी से ही देखो, इसमें किंग और क्वीन आ रहे थे, है ना। यहाँ पे जो भी ऑफिस है, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, है ना, वो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं बनेगा, है ना। जैसे किंग यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे किंग क्वीन नहीं है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है ना, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, मतलब अल्टीमेट फ्रीडम है लोगों के पास चूज करने की, ठीक है। जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या होता है, सोवरेनिटी अभी बताना क्या होता है, अल्टीमेट पावर जहाँ पे कौन आएगा उसको सेलेक्ट करने की किसके पास है, लोगों के पास। अल्टीमेट जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो किसके पास है, लोगों के पास। अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, लोगों के पास, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास नहीं है। सिंपल है, समझ में आ गया आई गेस। रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। अगले लेक्चर में वील स्टार्ट विद जस्टिस को हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो लंबा लेक्चर हो जाएगा। आई होप ये लेक्चर में आपको समझ में आया, एटलीस्ट जितने जितने वर्ड्स हैं बहुत ही फोकस करके समझाया उसको,
एक एक वर्ड को, आगे भी जो जस्टिस और लिबर्टी इक्वालिटी आएगा उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके सारे कंसेप्ट पॉलिटी में स्पेशली, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है पॉलिटी, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, रटना है ही नहीं इसको। एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट पढ़ पढ़ के चलोगे तो याद करने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पॉलिटी इज़ अ वेरी फन सब्जेक्ट। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये दोनों बहुत ही फन सब्जेक्ट हैं। इनको कभी रटने का मतलब ज़रूरत पड़ता नहीं है। जनरली कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अंडरस्टैंड करोगे तो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है ना। तो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल। इफ़ इट वॉज यूजफुल टू यू एट ऑल, प्लीज़ रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स जो साथ में आपकी तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।